डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे और सोशल साइंस के अंतर्गत हमने दूसरे लेसन की शुरुआत कर ली थी और हमने ये पढ़ा है कि अब तक आदि मानव ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, किस प्रकार आग की खोज की है, आग की खोज की वजह से कौन कौन से उनको लाभ हुए हैं उनकी बात की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने पशुपालन के साथ साथ में खेती करना सीखा है, खेती किस ढंग से करते थे, खेती में जो अनाज उगाते थे विशेषकर गेहूँ, जौ और चावल जिसको धान कहते थे, उनकी खेती विशेषकर करते थे। तो समय के साथ में बदलाव हुआ और उन बदलावों को हम इस बात पर भी कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन की वजह से मानव धीरे धीरे सभ्य बनता गया और आज इतना सभ्य बन गया है कि मानव के पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसको अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं उसको भौतिक रूप से भी मिलती हैं, ठीक है। लेकिन हम मानव के शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं और शुरुआती दौर में हमने अब तक जितना पढ़ा है उसके आगे बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, पार्ट अपना दूसरा ही अभी तक। टॉपिक का नाम है जानवर जो हैं वो एक तरह से चलते फिरते क्या हैं, चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, खाद्य भंडार हैं। इस बात को समझो। मैंने एक यहाँ जो लाइन लिखी है कि जो जानवर हैं वो चलते फिरते क्या हैं, खाद्य भंडार। कैसे भंडार हैं? देखो, खाद्य का मतलब होता है खाने वाला, खाने वाली चीज़ों का भंडार है। जानवर हैं जिनका हम पालन करते हैं, पालतू जानवर हैं। तो बताओ, पालतू जानवर से हमको क्या क्या मिलता है? उससे हमको दूध मिलता है। गाय है, भैंस हैं, बकरी हैं, तो दूध जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है, ठीक है। उसके साथ में उन जानवर का मांस, हर जानवर का मांस मिलता है, हर जानवर का मांस है। तो एक तरह से वो खाद्य भंडार है, क्योंकि अपने ये पढ़ा था कि आदि मानव का जो मुख्य भोजन था शुरुआत में कच्चा मांस, और कच्चा मांस तो हर जानवर में, इसका मतलब हर जानवर उसके लिए क्या हो गया, एक तरह से खाद्य तत्व हो गया, खाद्य भंडार हो गया। तो इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जानवर उस समय मानव के लिए खाद्य स्रोत था। जब कभी भी उसको भूख लगती थी, किसी जानवर को मारकर उसका मांस खाने में प्रयोग करता था। तो अपन कह सकते हैं कि जो जानवर हैं जिनसे हमको हड्डियां मिलती हैं, उस जानवरों से हमको चमड़ी मिलती हैं, जानवरों से कच्चा मांस मिलता है। पालतू जानवर हैं, दूधारू जानवर हैं तो उनसे दूध मिलता है। अगर वो खेती कर रहे हैं तो उनसे खाद के रूप में उनका जानवर से खाद मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर अपन ये भी कह सकते हैं कि जानवर पालने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो अगर आदि मानव की संख्या बढ़ती गई है तो उनको जानवरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, लेकिन उन्होंने जब अनाज उगाना सीख लिया तो वो अनाज पर अब निर्भर होते गए और अनाज का अपने खाने में प्रयोग करते गए। तो सिंपल सी बात है कि जानवर किस प्रकार चलते फिरते खाद्य भंडार है। कि एक बात ध्यान रखो कि जो भी जानवर है उनसे कच्चा मांस मिलता है, निकलता है या होता है, तो वो क्या है, एक तरह से खाद्य भंडार है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो आरंभिक किसान थे उन किसानों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार उनका जीवन यापन था। अगला जो टॉपिक है हमारा, और आरंभिक किसानों के साथ साथ में हम पशुपालन को पढ़ेंगे। पशुपालन की बात करेंगे। भारत में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर अपन को पशुपालन के स्रोत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं और वैज्ञानिक उनकी खोज करता है। कहीं पर अनाज के होने के सबूत मिलते हैं और अनेक ऐसे साक्ष्य भारत में दिखाई देते हैं। दरअसल ये जो साक्ष्य हैं ये हमें जो पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं, और वो बताने के साथ साथ में हमको ये जानकारी भी मिलती है कि किस प्रकार से पुराने व्यक्ति
खेती करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, क्योंकि जब अपने खोजबीन करते हैं तो हमको खेती होने के सबूत मिलते हैं, जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, घर के पास में उनके जो निवास स्थान था, गुफाएं थी, जो उनकी कच्ची झोंपड़ियाँ थी, उनके पास में हमको हड्डियां मिलती हैं, अनाज के कुछ दाने जैसे मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भाई उस समय जो आदि मानव था वो पशुपालन भी करता था और वो पशुपालन के साथ साथ में खेती भी करता था। तो इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं। अब उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्थायित्व जीवन था उनका, कि उनका जो जीवन है एक तरह से धीरे धीरे स्थायी होने लग गया। पहले आदि मानव क्या था? घुमंतु था। घुमंतु का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में अब उसका जीवन एक जगह पर स्थिर होने लग गया। ऐसी बात नहीं है कि आदि मानव एक जगह पर ज़्यादा समय तक रहता था, बिल्कुल रहता था। जब उसको लगता है कि जिस जगह पर वो रह रहा है, समय पर उसको पानी, समय पर भोजन मिल रहा है, समय पर उसकी सुरक्षा हो रही है, तो शायद वो उस जगह को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि किसी आदि मानव के अपनी जगह को छोड़ने की कुछ वजह होती है। कोई आदि मानव जिस जगह पर रह रहा है उस जगह को क्यों छोड़ेगा? क्या कारण हो सकते हैं? तो अपने अनेक कारणों की बात की थी शुरुआत के अंदर, कि अगर जिस जगह पर वो आदि मानव रह रहा है और वहाँ पानी की कमी हो जाए या वहाँ पर भोजन की कमी हो जाए, वहाँ जंगली जानवर को, जिन जंगली जानवरों को वो मार कर खाता था, उनकी कमी हो जाए, इसलिए वो उनको जगह को छोड़ने के लिए मजबूर था। लेकिन हमें ऐसे बहुत सारी जगह मिलती हैं जहाँ पर आदि मानव घर बना कर रहता था, गुफाएं बना कर रहता था, कच्ची झोंपड़ियाँ बना कर रहता था, बहुत सारी जगह हैं। दरअसल हम कश्मीर की एक जगह की बात करेंगे कि उस जगह पर हमको जो घर मिले हैं वो खड्डे खोद कर मिले हुए हैं। मतलब उनके जो घर है वो खड्डों में बने हुए हैं, ज़मीन के अंदर घर बने हुए हैं। कश्मीर के अंदर जगह है, इसका नाम है बुर्ज होम। तो एक जगह है बुर्ज होम, ये जगह कहाँ आई हुई है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। इस जगह का नाम आपको इसलिए याद करना है कि इस जगह पर जो हमने खोजबीन की है, तो जो आदि मानव के जो घर हैं वो ज़मीन के अंदर मिले हैं। अंदर जाने के लिए उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बुर्ज होम वह स्थान है जहाँ पर पूरा स्थल के रूप में हमको अनेक प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं और हमको वहाँ पर एक तरह से जो उनके आदि मानव के जो घर हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। उन्होंने खड्डे खोद कर घर बनाए थे, जिनको गर्तवास कहते हैं। उनके घर को क्या बोलते हैं? गर्तवास। ठीक है, तो गर्तवास जैसे घर कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ आया हुआ है? कश्मीर में। और कश्मीर कहाँ है? भारत में। इसलिए ये जो जगह है जहाँ पर आदि मानव ज़मीन में खड्डा खोद कर अपना घर बनाता था, जिसको गर्तवास कहते थे, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बुर्ज होम के अंदर मिले हैं। दरअसल घर के अंदर रहना, घर के बाहर रहना, ये भी है, क्योंकि कहीं पर हमको झोंपड़ियाँ मिली हैं। उन झोंपड़ियों को देखकर उसके आसपास ऐसे राख के उदाहरण मिले हैं। मतलब जिस जगह पर झोंपड़ियाँ मिली है आदि मानव की, उसके आसपास में आग के सबूत मिले हैं, राख मिली है, घर के झोंपड़ी के अंदर और झोंपड़ी के बाहर। अब झोंपड़ी के अंदर राख मिली है, झोंपड़ी के बाहर राख मिली है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो समय समय पर मौसम के अनुसार अपनी जगह भी बदलते। जैसे अगर सर्दी पड़ रही है तो घर के अंदर आग लगाकर अपनी खुद की ठंड से सुरक्षा करते थे, और जब उनको खाना पकाना है, गर्मी है, तो घर के बाहर वो आग लगाते थे। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि आदि मानव ने मौसम के साथ में अपना परिवर्तन दिखाना शुरू कर दिया था। वो मौसम को समझना शुरू कर दिया था, मौसम के अकॉर्डिंग रहना, मौसम के अकॉर्डिंग खान पान भी उसका दिखाई देने लग गया था। इसका मतलब उसके अंदर मौसम के बारे में जो समझ हमको दिखाई देती है वो अच्छी तरह से थी। उसके अलावा हमको साक्ष्य के रूप में उनके औजार मिले हैं, आदि मानवों के औजार। औजार का मतलब समझते हो ना? हथियार। ये जो औजार हैं दरअसल पत्थर के होते थे, और इन पत्थरों की धार को बनाए रखने के लिए इनके ऊपर पॉलिश भी करते थे। क्या करते थे?
मैं ऊपर लिख देता हूँ, पत्थर भी मिले औजार के रूप में, और इन पर क्या करते थे, पॉलिश, धार रखने के लिए। पत्थर की अब जो धार है, जैसे मान लो इस प्रकार का पत्थर है, इसकी जो धार है इसको स्थायी रखने के लिए इसके ऊपर पॉलिश करते थे। बहुत सारे औजार मिले हैं पत्थरों के, जो उन पत्थरों का प्रयोग करके वो खेती करता था, जंगली जानवर को मारता था, अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, इसके अलावा और अपन को अनाज, जब वो खेती करता था, अनाज होता उसका, तो अनाज को खाने के लिए ओखली और मुसल का प्रयोग करता था। ओखली और मुसल का, तो ओखली कैसे होती हैं ये समझेंगे। तो अनाज को पीसने के लिए ओखली और मुसल का प्रयोग करता था कौन, आदि मानव। धीरे धीरे आदि मानव का विकास हो रहा है, उसके स्वरूप को हम बदलते हुए देख सकते हैं। तो एक तो धान को, अनाज को पीसने के लिए उनके पास में क्या था, तो अनाज को पीसने के लिए ओखली और मुसल। देखो ओखली कैसे होती है, इस प्रकार की ज़मीन के अंदर, इस प्रकार से ये ज़मीन के अंदर होती थी, खड्डा खोद करके इस प्रकार की ओखली बनाते थे, और इसके अंदर धान डाल दिया, इसके अंदर अनाज डाल दिया मान लो, और उनको पीसने के लिए, कूटने के लिए एक प्रकार से लकड़ी का बना हुआ इस प्रकार का हथियार मान लो। ठीक है, तो इसको पकड़ करके अंदर से कूटने के लिए, अनाज को पीसने के लिए ओखली और मुसल का प्रयोग होता था। जब कभी भी उनको वनस्पति का प्रयोग करना है तो वो भी इसको पीसने में ओखली और मुसल का प्रयोग करते थे। अपन ये बात क्यों पढ़ रहे हैं, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन ये देख रहे हैं कि मानव के शुरुआती जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मानव का शुरुआती जीवन कैसा था, कैसे रहता था, अपने किस प्रकार उसके भोजन के बारे में पढ़ा है, उसके जीवन के बारे में पढ़ा है, खेती किस प्रकार से करता था, उन सभी बातों को अपन समझ रहे हैं। तो ओखली और मुसल क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जो हथियार बनाए वो किससे बनाए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हथियार बनाने के लिए पत्थर, हड्डियाँ, लकड़ियों का प्रयोग करता था और फिर हथियार बनाता था। ठीक है, तो एक बात ये भी समझ लेते हैं कि जो हथियार है उनके, वो किन चीज़ों के होते थे। पत्थर के, हड्डी का भी प्रयोग करता था हथियार के लिए, लकड़ी का भी प्रयोग करता था हथियार के लिए, और उन हथियारों का प्रयोग कहाँ करता था ये अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। उसने बर्तन भी बनाए, आदि मानव ने क्या बनाए, बर्तन बनाए। बर्तन दरअसल शुरुआत के रूप में अनाज रखने के लिए होते थे, और जो बर्तन बनाए उनके ऊपर उन्होंने अलंकरण किया है। अलंकरण शब्द का मतलब ये होता है कि उन पर डिजाइन किए। तो जो आदि मानव है, आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो आदि मानव है उन्होंने बर्तन बनाए, मिट्टी के बनाए भाई, किसके, मिट्टी के बर्तन बनाए। और जो मिट्टी के बर्तन बनाए उनके ऊपर उन्होंने अलंकरण किया है। अलंकरण का मतलब होता है कि उनके ऊपर डिजाइन किए हैं। जैसे मान लो उन्होंने ऐसे कोई मटका बना दिया, या मटका नहीं, ऐसे कोई बर्तन बनाया, जैसे मान लो इस प्रकार का उन्होंने इस प्रकार के बर्तन बनाए। अब उन्होंने जो बर्तन बनाए हैं इनके ऊपर इस प्रकार की डिजाइन दिखाई देती है, अपन को डिजाइन मिलती है अपन को, अलंकरण इन्होंने बनाए। ठीक है, इसका मतलब आदि मानव धीरे धीरे सभ्य होता जा रहा था, विकसित होता जा रहा था। उसको बर्तन बनाने की कला भी आने लग गई। बर्तन का प्रयोग वो घर के अंदर सामान रखने के लिए, ठीक है, और साथ साथ में धीरे धीरे बर्तन का प्रयोग वो खाना बनाने के लिए करने लग गया। मतलब शुरुआत में तो अनाज भंडारण के लिए बर्तन बनाता था, और धीरे धीरे
इन बर्तनों का प्रयोग अब वो खाना बनाने में भी करने लग गया। खाना बनाने में आपके घर पर मिट्टी के बर्तन होंगे, बिल्कुल होंगे। घर पर जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके अंदर हम सब्जी भी बनाते हैं। धीरे धीरे इनका चलन ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अपने घर वालों को पूछना, मम्मी पापा दादी को, कि पहले हमारे घर पर जो बर्तन थे वो किस चीज़ के थे, मिट्टी के थे, उनके अंदर हम सब्जी वगैरह बनाते थे। वो हमारे मतलब एक तरह से उनको, उनके अंदर हम दही रखने का भी काम करते थे। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों का चलन उसी समय से आ रहा है, प्राचीन समय में, आदि मानव के काल से। धीरे धीरे बर्तन भी अलग अलग डिज़ाइन के बनते गए। उन डिज़ाइन बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन भी दिखाई देती है अपन को। ठीक है, तो साथ साथ के अंदर वो इन बर्तनों को बनाने का काम करता था। ठीक है, तो एक तरह से अपन ये समझ रहे हैं कि बर्तन बनाने की कला आ गई, खाना बनाना उसको पता लग गया है। और जिन चीज़ों का वो खाने में प्रयोग करता था अनाज के रूप में, जिसमें चावल है, गेहूँ है, दाल के रूप में दलहन की चीज़ें हैं, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करता था। और समय के साथ साथ में उसको कपड़ा बुनने का भी काम सीख गया। समय बीतता गया और उसको कपड़ा है उसको बुनने का काम करता था। कपड़े बुनने का मतलब ये होता है कि जो कपास है उस कपास का प्रयोग करके धीरे धीरे कपास के धागे बनाकर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर बीच में ऐसे बुनने का काम करते थे। ठीक है, तो ऐसे वो कपड़े बनाना भी सीख गया था। अपन ये पढ़ रहे हैं कि आदि मानव ने समय साथ में कपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया। और कपास से कपड़ा बनाता था, तो कपास से कपड़ा बनाता तो वो कपास की भी खेती करने लग गया है। किसकी खेती? कपास की खेती भी करने लग गया है। तो ये प्रकृति के परिवर्तन हैं और परिवर्तन के साथ साथ में हमें अनेक बदलाव दिखाई देते हैं। और उन बदलाव को देखकर हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ये भी समझेंगे किस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं हमको भारत के अंदर और भी जगहों पर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आदि मानव जीवन था। मेहरगढ़ जगह का नाम है, मेहरगढ़। अभी समझेंगे मेहरगढ़ कहाँ है, वहाँ पर कौन कौन से सबूत मिले हैं आदि मानव के। मेहरगढ़ जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़। जैसे ये इस प्रकार का भारत है, दक्षिण भारत, और इधर जो हैं इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के यहाँ पर ईरान जाने के रास्ते में यहाँ पर जगह है मेहरगढ़। अब देखो, अगर आपको ईरान जाना है तो इस मेहरगढ़ के रास्ते से होकर जाया करना, इधर भी ईरान वगैरह आते हैं। तो ईरान जाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता था और ईरान जाने के लिए मेहरगढ़ से होते हुए जाना पड़ता था। मेहरगढ़ के अंदर हम जब खोजबीन करते तो हमको प्राचीन समय की चीज़ें मिलती हैं। और ऐसे माना जाता है कि मेहरगढ़ जाने से पहले एक दर्रा आता है, बोलन दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? जैसे मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, ऐसे बहुत ऊंचा और बड़ा पहाड़ है, इसके बीच में अगर कोई जगह है जाने की तो वो दर्रा होता है। क्या होता है? दर्रा। मतलब पहाड़ जो श्रृंखला है उस बीच में ऐसी जगह जहाँ से आया जा सकता है, रास्ता होता है, वो दर्रा होता है। तो वैसे मेहरगढ़ में जाने के लिए इस बोलन दर्रा को पार करना पड़ता था। जब इस बोलन दर्रा को पार करते हैं तो फिर एक समतल हरी भरी जगह आती है। हमको हरा भरा एक जगह दिखाई देती है जो समतल है, उसको कहते हैं मेहरगढ़। तो ईरान जाने वाले रास्ते पर एक जगह है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं अपन कि जब ईरान जाते हैं तो ये रास्ते में आता है। इसको देखने के लिए, यहाँ जाने के लिए अपन को बोलन दर्रे को पार करना पड़ता है। जैसे ही अपन बोलन दर्रे को पार करते हैं तो एक समतल हरी भरी जगह आती है जिसको मेहरगढ़ कहते हैं। तो जो मेहरगढ़ है इसके अंदर हमको प्राचीन समय के कई सबूत मिले हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आदि मानवों के जीवन से संबंधित हैं। एक तरह से ये माना जाता है कि सबसे पहले जो पशुपालन है, भेड़ बकरी, और जब सबसे पहले खेती करने के जो साक्ष्य हैं हमको यहाँ से मिलते हैं। तो कहा जाता है कि खेती के जो गेहूँ और चावल उगाने के जो सबूत हैं और जो भेड़ और बकरी
पालने के जो सबूत हैं, वो जो सबूत या जो स्रोत हैं सबसे पहले वो यहाँ पर मिलते हैं। तो गेहूँ और जौ उगाने के जो सबूत हैं सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं। भेड़ बकरी पालने के भी सबूत मिलते हैं। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। पूरा स्थल का मतलब समझ गए ना, कि जहाँ पुराने समय की चीज़ें मिलती हैं वो स्थान कहीं भी हो सकता है, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे और किसी नदी के किनारे या किसी गुफा के अंदर। अपन को यहाँ से बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं। हमको यहाँ पर भेड़ बकरी की क्या मिलती हैं? हड्डियाँ मिलती हैं। और इन हड्डियों के माध्यम से तो ही हमको पता लगता है कि यहाँ पर कौन से जानवर पालते थे। तो कैसे पता लगा कि मेहरगढ़ के अंदर भेड़ बकरी का पालन होता था? जब हम खोजबीन करते हैं, वहाँ खोजबीन कौन करते हैं? पुरातत्वविद करते हैं। तो खोजबीन में हमको हड्डियाँ मिली और उस हड्डियों को हमने चेक किया कि कितने साल पुरानी है और कौन से जानवर उससे मिलती जुलती हैं। तो पता लगा कि ये भेड़ बकरी से जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं, उनसे संबंधित हैं। और अपन ये इस तरह से समझ सकते हैं कि उनका जो पशुपालन है वो भेड़ बकरियों का होता था। इसके अलावा हमको यहाँ हिरण और सूर जैसे जंगली जानवरों के भी सबूत मिले हैं, उनकी भी हड्डियाँ मिली हैं। तो भेड़ बकरी के अलावा जो हिरण हैं और जो सूअर हैं उनकी भी हड्डियाँ मिली हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वो इनसे भी जानते थे, इन जानवरों को जानते थे और उनको भी खाने में उनका प्रयोग करते थे, एक तरह से मांस के रूप में इन जंगली जानवरों का। तो ये भी अपन को सबूत रूप में मिलते हैं। इसके अलावा उनके जो घर बने हुए वो चौकोर और आयताकार घर मिलते हैं। उन्होंने जो घर बनाए, जो भवन बनाए, वो चौकार आकृति में या आयताकार बनाए। उनके जो घर है वो किस साइज में मिलते हैं? चौकार या चौकोर या आयताकार में। आयताकार कैसे होते हैं? इस प्रकार के, ठीक है। चौकोर है नहीं, इस प्रकार का, जिसको वर्ग कह सकते हैं अपन। तो इस प्रकार के उनके घर मिलते हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि वो घरों में रहते थे। भवन के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ बड़े कमरे मिले हैं, तो समझा जाता है कि वो जो बड़े कमरे हैं वो भंडारण के कमरे हैं, वहाँ पर अनाज भंडारण किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखो, किसी भी चीज़ को 100% सही मानना भी सही नहीं है, क्योंकि क्या पता जो हम अंदाज़ लगा रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा, हम खुद नहीं जानते हैं। इसलिए हम उन चीज़ों को, उन साक्ष्यों को देखकर एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि प्रकार की चीज़ें मिलती थी और उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर हमको जो कब्र मिली है, उन कब्रों के अंदर जो मृतक हैं, जो मरने के बाद में दफनाया जाता था, उनके साथ में किसी जानवर को भी और सामान भी दफनाते थे। मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि जो मेहरगढ़ के निवासी होंगे, उन्होंने जो मानव के जीवन के बारे में जो उनकी सोच थी कि मानव मरने के बाद में भी उनका जीवन होता है, मरने के बाद में भी वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको खाने पीने के लिए मरने के बाद में भी चाहिए। इसलिए उन्होंने किसी भी मरे हुए व्यक्ति के साथ में कुछ वस्तुएं डाली हैं और कुछ जानवर भी उनके साथ में डाले हैं। मेहरगढ़ के अंदर एक कब्र मिली है, मेहरगढ़ के अंदर एक कब्र मिली। उस कब्र के अंदर मरे हुए आदमी की हड्डियाँ तो है ही है, साथ में बकरी की हड्डियाँ भी मिली हैं। एक कब्र मिली है, उस कब्र के अंदर मृतक की तो हड्डियाँ है ही है, मृतक की हड्डियों के साथ में हमको बकरी की भी हड्डियाँ मिलती हैं। इन हड्डियों को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि जो आदि मानव है, उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति मरने के बाद में वो अपना जीवन यापन करता है और जीवन यापन के लिए उसको खाने की वस्तु चाहिए। इसलिए कब्र के अंदर जो व्यक्ति की हड्डियाँ मिली हैं, उन हड्डियों को देखकर अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि आदि मानव उस समय व्यक्ति के मरने के बाद में भी ये सोचता था कि व्यक्ति को मरने के बाद में उसको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को वो खाने के लिए साथ साथ में सामान भी डालते थे इन कब्रों के साथ में, और एक जंगली जानवर को भी दफनाते थे। सबूत के रूप में हमको वहाँ पर जो कब्र मिली जिसके अंदर बकरी की हड्डियाँ मिली हैं, तो वो बकरी की हड्डियों को देखकर दरअसल जो पुरातत्वविद हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो ये अनुमान लगाते हैं कि वो आने वाले समय में ये मानते हैं कि जो व्यक्ति मर गया है उसका जीवन यापन करने के लिए
आदि मानव उनके साथ में इन वस्तुओं को दफनाते थे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में किन कठिनाइयों का सामना किया है और धीरे धीरे उनका जो मस्तिष्क है वो विकास के दौर में बढ़ता गया और बढ़ने के साथ साथ में उनके जीवन शैली में बदलाव होते गए हैं। ठीक है, तो इस रूप से हम ये समझ सकते हैं कि मानव किस दौर में था और किस प्रकार उसने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। बाकी पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।